हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले सीए फाउंडेशन कोर्स बीसी के सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 6 बिजनेस टर्मिनोलॉजीज इन विच वी आर स्टडिंग पार्ट नंबर 4 अदर टर्म्स। तो मेरा नाम है सीए राहुल बजाज और आई एम हियर टू मेक दिस सब्जेक्ट इजी फॉर यू। Acquisition. Acquisition. First term is acquisition. Acquisition is when one organization takes over the other organization. That is called as acquisition. And controls all its business operation is known as acquisition. तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेता है एंड उस पे पूरा अपना कंट्रोल रखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्विजिशन. In the process of acquisition, one financially strong organization overpowers the weaker one. अभी कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीदना है, कोई बिजनेस खरीदना है, तो आपके पास पैसा रहना जरूरी है. जिसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा पैसा है, वो वीकर वन को खरीद लेता है. ये इमेज से आपको समझ में आएगा. ये जो छोटी मछली है, उसको वो बड़ी मछली खा रही है और ये बड़ी मछली को और कोई बड़ी मछली खा रही है. तो दिस इज कॉल्ड एज ए एक्विजिशन. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बैंक करप्सी. बैंक करप्सी रेफर्स टू इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी. आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है. सॉल्वेंसी कब होती है? जब उसके पास एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है. इंसॉल्वेंट कब होता है? जब लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट कम है. वेयर इन अ पर्सन्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड. वो आदमी के क्या कर रहे हैं? एसेट बेच दे रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब कैश रियलाइज कर रहे हैं टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ बैंक करप्सी ट्रस्टी और कोर्ट ऑफ लॉ. तो लॉ के हिसाब से या कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो हिसाब से वो बंदे के एसेट्स पूरे लिक्विडेट कर रहे हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ कर रही है टू एन एक्सटेंट पॉसिबल. सो दैट इज कॉल्ड एज बैंक करप्सी. ये आदमी देखो, ये पूरा कंगाल हो गया है, इसके पास कोई पैसा नहीं है, सो ही कैन फाइल बैंक करप्सी. बॉटम लाइन. अब इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में बॉटम लाइन वर्ड का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉटम लाइन. तो फाइनेंशियल में भी हम लोगों को देखना रहता है कि जब कोई बिजनेस को आप स्टडी करते हो तो उसका बॉटम लाइन क्या होता है? उसका इनकम होता है, दैट इज बॉटम लाइन. तो एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू. सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस is my net profit. So profit is my bottom line. See, these expenses include interest charges paid on loans, general administrative cost and income taxes. तो पूरा net profit आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है. तो पीएटी को बोलते हैं बॉटम लाइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को. तो हेंस नेट प्रॉफिट इज नोन एज बॉटम लाइन. अब बॉटम लाइन सिर्फ एक ही फैक्टर है जिससे हम लोग बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं? नहीं. आज के जमाने में हम लोग बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन का यूज करते हैं. ट्रिपल बॉटम लाइन. ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या है? एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो कि प्रॉफिट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटीज, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहा है वो, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट को कैसे बचा के अपना बिजनेस कर रहा है. ये तीनों फैक्टर्स को बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन. कोई अगर बिजनेस माइनिंग का है या कुछ है तो उसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कंजर्व करना भी जरूरी है. तो जब मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूँ तो उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन ना हो कि जिससे मेरा एनवायरमेंट ही खराब हो जाए. करेक्ट. कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटीज में क्या होता है? एक सीएसआर मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एम्प्लॉइज एंड ऑल जो है उसका टेक केयर करते हैं क्या नहीं, वो भी. और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट. तो ये है ट्रिपल बॉटम लाइन. तो अगर आपको कोई एमसीक्यू आता है उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, विच इज द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन. पहला देंगे रेवेन्यू, दूसरा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की जगह प्रॉफिट दे देंगे, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटीज में कुछ एम्प्लॉइज या कोई सीएसआर, दोनों भी मतलब दोनों में से कुछ दे देंगे, और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. ये ऐसे 4 ऑप्शन देंगे. तो आपको क्या चूज करना है उसमें से? रेवेन्यू. रेवेन्यू इज नॉट अ बॉटम लाइन, इट इज टॉप लाइन. टॉप लाइन क्या है मेरा? रेवेन्यू. रेवेन्यू इज टॉप लाइन, बॉटम लाइन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज नेट प्रॉफिट. और ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या है? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस, सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटीज, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पार्ट है बिजनेस एनवायरमेंट। एक्सटर्नल वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो एनवायरमेंट को बिजनेस को अफेक्ट करता है, इसका आंसर है यस। क्या कोई बिजनेस एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है? अफेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस बोलना चाहता हूं, तो इन्फ्लुएंस करता है यस। जैसे जियो ने क्या किया, एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर दिया, सब जनों ने जियो का देख के अपना प्राइसिंग गिरा दिया। वहीं पे वोडाफोन आइडिया, उसके लिए क्या हुआ, जियो एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट हुआ, उसने उसके बिजनेस को हिला दिया, तो इन्फ्लुएंस कर दिया, तो उन्होंने अपना डिसीजन मेकिंग चेंज करके वोडाफोन आइडिया बन गए। तो ये है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है और बिजनेस से एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है, दोनों भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एमसीक्यू बहुत बार आएगा कि सिर्फ वन साइडेड रहेगा कि एनवायरमेंट ही बिजनेस को अफेक्ट करता है क्या, तो आपको ध्यान रखना है दोनों भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब है बिजनेस फैसिलिटेटर। These are the individuals, organization, institution, and all other arrangement that is the setting up of operating and exiting from the business। तो जो भी आपको बिजनेस चालू करने में, बिजनेस ऑपरेट करने में और बिजनेस एग्जिट करने में हेल्प करता है, आसान करता है आपका काम, वो हो गया आपके बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, जैसे आपके डोमेस्टिक हेल्प रहते हैं, जैसे आपका घर काम के लिए आप डोमेस्टिक हेल्प का यूज लेते हो, उसी तरह बिजनेस फैसिलिटेटर आपका बिजनेस स्मूथ रन करने के लिए काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कोरियर सर्विस, तो कोरियर से क्या होता है, आपके लॉजिस्टिक वाले बिजनेस, उससे क्या होगा, आपका गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा, तो ये भी आपके लिए एक बिजनेस फैसिलिटेटर हो गए। हर एक बिजनेस के लिए थोड़े बहुत अलग रहेंगे। इसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज रहती है, जो आपको कोई भी कंपनी या कोई इंश्योरेंस, बैंकिंग, या हम लोगों ने देखे थे ना रेगुलेटरी बॉडीज, तो आईआरडी है, तो ये आपको क्या करते हैं, बिजनेस सेटिंग अप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और बिजनेस से एग्जिट होने के लिए रूल्स, गाइडलाइंस या एक प्रोसीजर बताते हैं। तो वो भी आपको एक फैसिलिटेट करते हैं कि स्मूथली आपका बिजनेस ऑपरेट हो, सेटअप हो, ऑपरेट हो, और आपको एग्जिट करना है तो उसको, तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं। फिर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं, इन द आइज ऑफ लॉ, in the eyes of law, business and owners are not same। business owner, ठीक है, बिजनेस और ओनर सेम नहीं है, इन द आइज ऑफ लॉ इसको बोलते हैं। जैसे इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी में ओनर कौन है, शेयर होल्डर है, और बिजनेस खुद कौन है, खुद कंपनी है। तो कंपनी का खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या कर सकते हैं, लॉ के हिसाब से एसेट्स ओन कर सकती है, लायबिलिटीज खुद के नाम पे रख सकती है, सब वो काम कर सकती है जो एक ओनर के पास रह सकता है। बट यहाँ पे इतना ही फर्क है, कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स एंड बिजनेस आर नॉट सेम। तो यहाँ पे इसलिए शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है। तो शेयर होल्डर का लायबिलिटी कितना रहेगा, टू द एक्सटेंड ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। उन्होंने जितना सब्सक्राइब किया ना, अगर मैंने रिलायंस के 100 शेयर्स लिए, तो 100 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, ये मेरा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर कोई लॉस होता है तो वो मेरे को बेयर करने का कोई है नहीं। ठीक है, तो उतना ही मेरा लॉस होगा। जब आप शेयर खरीदते हो तो उतना ही, टू द एक्सटेंट जितना आपके पास शेयर है, अब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में भी डिफरेंस रहेगा, तो वो आप पर्सनली
एक समझ सकते हो कि फेस वैल्यू जो भी रहेगा और मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा वो भी लॉस हो जाएगा आपका। तो टू द एक्सटेंट यू ओन, जितने आप शेयर ओन करोगे उतना ही लॉस है, बाकी कुछ कुछ भी लॉस नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो, इन लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स कैन बी लिमिटेड टू अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। यहाँ पे आपके पास जितने शेयर्स है ना, आपने जितने सब्सक्राइब किए उतना ही आपको लॉस रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। द कंपनी इज आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग वही एग्जांपल से ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे अभी। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एक सिस्टम है जो ओवरसीइंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी। वो कंपनी के अफेयर देख रहे, वेदर कंपनी इज इथिकली डूइंग और प्रोविजन लॉ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है ना, ये एक कमिटी रहती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह सब रहते हैं इसमें, मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ। तो इनका काम क्या है कि देखना है कि हमारा जो भी बिजनेस हो रहा है ना, वो एक इथिकल मैनर में हो रहा है क्या नहीं, हमारे बिजनेस लॉ को कहीं पे ब्रेक तो नहीं कर रहा है। तो ये, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु अपॉइंट, ओवरसी एंड रिवार्ड मैनेजमेंट टीम, independent audit of accounts of the company, reporting the performance of market and business India, and all the example of system of corporate governance. The mechanism of corporate governance includes, मतलब ये नीचे की चीजें उसमें इंक्लूड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु अपॉइंट, ओवरसी एंड रिवार्ड द मैनेजमेंट टीम। तो ये क्या करते हैं, एक ओवरसी बॉडी बिठा देते कि देखो और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, तो ऑडिट में भी समझ में आएगा कि कहीं पे कुछ ब्रेक हो रहा है क्या। रिपोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस टू द मार्केट, तो जब ये सेबी को अपने रिपोर्ट्स देते हैं तभी भी इनको समझ में आएगा। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। सिंपल है सर, कुछ भी नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, जैसे आपके माँ बाप आपके ऊपर नजर रखते हैं ना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, आपके डे टू डे चीज में वो टांग नहीं अड़ाते, वो आपको हर चीज में नहीं टोकते, बट आप कहीं पे गलत जा रहे हो तो वहां पे वो हाईलाइट कर देंगे, तो वो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गए। ठीक है। Electronic commerce. It is broadly refers to internet and mobile telephony based application for conducting business and commerce. Amazon and all those are electronic commerce. The latter is more precisely known as mobile commerce. ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसके एक सब डिवीजन में मोबाइल कॉमर्स। ठीक है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली प्योर ई कॉमर्स बिजनेस एज Amazon, but also includes such business functions as e-marketing, internet marketing, etc. Usually, a typical e-commerce retailing will have an order placement, tracking and delivery and as well as online payment end. तो क्या होगा कि भाई जो Amazon के फंक्शन है ना, आप ऑर्डर दे दो, कहाँ तक आया ऑर्डर, डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, डिलीवरी ट्रैकिंग, वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ये सब टिपिकली ई कॉमर्स में होता है। कैश ऑन डिलीवरी बेसिस भी होता है, बट दैट इज सेपरेट पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग क्या होता है, पहले क्या होता था, इनकम टैक्स और जीएसटी, पहले वैट रहता था तो इनके रिटर्न मैन्युअली जाते थे। अब वो रिटर्न क्या करते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से रेगुलेटरी बॉडीज और गवर्नमेंट अपने जो रिटर्न्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने को बोलते हैं, तो उसको ई फाइलिंग बोलते हैं। ई फाइलिंग से क्या होता है ना, सब लोगों का टाइम बचता है, आप आपके ऑफिस में बैठ के रिटर्न्स कंप्लीट कर देते हो, लेस इंटरेक्शन विथ योर डिपार्टमेंट पीपल, तो वहां पे करप्शन कम होने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस है, टाइम सेविंग है, सबका फॉर्मेट सेम है, हैंड रिटर्न रहेगा तो कैसे तकलीफ रहेगा, हर एक की अपनी अपनी राइटिंग स्टाइल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक में एक स्पेसिफिक टेम्पलेट रहता है, तो डिपार्टमेंट को भी एनालाइज करना है किसी का रिकॉर्ड्स, तो वो खुद के हिसाब से एनालाइज कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ट्रेड बैरियर्स है ना जो इंटरनेशनल, वो कम करना है, तो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो उससे क्या होगा, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो दो कंट्रीज के बीच में के ट्रांजैक्शन स्मूथली फ्लो होने को ग्लोबलाइजेशन। Some people argue that it should include barrier-free movement of labor as well.
अभी हम लोगों ने यूएस का वीजा लगा के लोग वहां पे आईटी कंपनी में जाते हैं, बहुत सारे परमिशन रहते हैं। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि लेबर मतलब क्या, कि मैन टेक्निकल रहो या ब्लू व्हाइट कॉलर रहो या ब्लू कॉलर रहो, मतलब जो लेबर वर्क करे एज वेल एज सिस्टम का भी काम करते हैं, तो वो सब भी फ्री मूवमेंट चाहिए, तभी ग्लोबलाइजेशन पूरी तरीके से हो, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो लेबर, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वहां जाए, वहां के एम्प्लॉयज यहाँ आए, ये सब फ्रीली हो, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। Collectively, all this results in greater integration of country's economy with the economy of rest of the world. अब क्या होता है, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो कहीं पे बिजनेस ज्यादा रहेगा तो आपको भी वहां का बिजनेस मिलेगा। तो आप जैसे ओलंपिक था चाइना में, तो ओलंपिक के टाइम पे क्या होता, चाइना ने इतना सारा कंस्ट्रक्शन किया था कि इंडिया में भी सीमेंट प्राइसेस बढ़ गए थे, इतनी सारी इतनी हेवी डिमांड सीमेंट की थी। तो वैसे ही जब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, कलेक्टिवली कहीं पे कुछ अच्छा डिमांड है कहीं पे, तो जब इन्फ्लेशन होता है या रिसेशन होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम इम्पैक्ट आता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गुडविल क्या होता है, गुडविल इन अकाउंटिंग इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी पेज व्हेन इट बाइज द एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी एंड बुक वैल्यू ऑफ दोज एसेट। Sometimes real goodwill of a company is goodwill, reputation, loyalty of its customers and so on. देखिए समझिए ये बात को, गुडविल का मतलब, गुडविल क्या होता है, आपका अच्छा रेपुटेशन की वजह से आपके पास बार बार कस्टमर आते हैं, बराबर। अब आपका बिजनेस आप बेच रहे हो, आपके पास टोटल एसेट है 1 करोड़ के, ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ का एसेट्स है, 20 लाख का लायबिलिटी है। तो आपको अगर कोई बिजनेस खरीदना है तो वो आपको 80 लाख दे, बट यहाँ पे वो आपको क्या करता है, 1.5 करोड़ दे देता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये 70 लाख, ये काई के क्यों देता है वो आपको, क्योंकि आपकी गुडविल, क्योंकि आपका अगर नाम लगेगा तो ये बिजनेस और अच्छे से चलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कोई फैकल्टी रहती है, फैकल्टी वो क्या करती है, फ्रेंचाइजी ले लेती है, जैसे कोई भी क्लासेस की। अब वो फ्रेंचाइजी लेने के बाद क्या होता है ना, वो लोकल शहर में उसको बेनिफिट मिलता है वो बड़े नाम का। वैसे यहाँ पे अगर कोई बिजनेस एक्वायर करता है या कोई किसी का, तो जैसे अगर आप देखते हो चितले बंधु है, चितले बंधु की भाकरवाड़ी जनरली 20 रुपीज से ज्यादा रहती है, जो नाम ऑर्डिनरी भाकरवाड़ी, फिर भी डिमांड इनका क्यों है, क्योंकि इनके पास लॉयल्टी है कस्टमर का, इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग पे करना चाहते हैं। वैसे ही गुडविल क्या होता है कि आप जब कोई बिजनेस खरीद रहे हो तो आप उसको थोड़े ज्यादा पैसे क्यों देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर ये बिजनेस खरीदोगे तो आपको आगे भविष्य में उसका फायदा होगा। दैट इज योर गुडविल। Infrastructure, it means the basic facilities, building, road, power supplies needed for the operation of society and enterprise. अब छोटे गांव में क्या बोलते हैं, यार यहाँ पे फैक्ट्री नहीं, क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे पावर कट होता है, वहां पे अच्छे रोड नहीं है, अच्छे रोड नहीं है ना, तो जो गुड्स बेचते हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। रिमोट लोकेशन पे इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई का फैसिलिटी नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना आपको भी, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, मोबाइल, टैब या लैपटॉप, दूसरा आपको चाहिए पावर कनेक्शन, तीसरा चाहिए आपको इंटरनेट कनेक्शन। अगर ये 3 चीज रहोगे तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पाओगे, बट ये चीजें नहीं रहेगी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो आपके पास मोबाइल ही नहीं है, इंटरनेट और पावर है, चलेगा। आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, पावर है और लैपटॉप है, चलेगा, नहीं चलेगा। आपके पास पावर भी है, लैपटॉप भी है, बट इंटरनेट नहीं है, चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये ऐसे जो बेसिक फैसिलिटीज रहते हैं ना, वो रहना जरूरी है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है, नाम क्या बोलता है, जॉइंट प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट बनता है उसी के साथ दूसरा प्रोडक्ट बनता है, एक साथ 2 आउटपुट निकलते हैं, वो हो गए जॉइंट प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बना रहा हूं बट दूसरा उसका एक प्रोडक्ट बन जाता है साइड बाय साइड। जैसे
शुगर फैक्ट्री का जो मोलेसिस रहता है वो बन जाता है। तो शुगर निकालने के बाद जो बचा हुआ रहता है वो भी कुछ काम में आता है, तो वो हो गया बाय प्रोडक्ट। बट मेरा मेन प्रोडक्ट क्या था कि मुझे शुगर बनानी है। जॉइंट प्रोडक्ट पहले पढ़ते। Two or more products separated in course of the same processing operation, usually requiring further processing, each product being such proportion that no single product can be designed as a major product. For example, in oil industry, gas, fuel, oil lubricants, paraffin, कोल कोल टार, ये सब केरोसिन। तो जब आप क्या करते हो ना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हो बराबर, तो वो पेट्रोल बनाते वक्त आपके जो वो प्रोसेस करते करते टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसेसिंग। तो पेट्रोल बनाने के लिए पहले केरोसिन बनता है, फिर ऑयल डीजल बनता होगा, मेरे को एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं पता, बट एक एक स्टेप बनती है। और तभी usually requiring further processing of each product being in such proportion that no single product can be designed as a major product। तो क्रूड ऑयल को आप ऑपरेट करके केरोसिन बना लो, ऑयल बना लो, पेट्रोल बना लो, जो भी बनाना है बना लो। तो वो हो गया जॉइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है? प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोसेस। जैसे शुगर के बनाने के वक्त जो मोलेसिस बच जाता है वो, or from the production of some major product where material value has to be considered at the time of severance from the main product. Thus, the byproduct emerge as a result of processing the operation of another product, or they are produced from a scrap or wastage of material. तो ये जॉइंट प्रोडक्ट मतलब एक ऐसी प्रोसेस है उसमें से दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब मैं मेन प्रोडक्ट बना रहा हूं, बट उसमें का जो स्क्रैप है बाजू में गिरते जा रहा है, उससे मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट में कोई भी मेन प्रोडक्ट नहीं रहेगा। जॉइंट प्रोडक्ट में दोनों भी मेन प्रोडक्ट रहेंगे, या दोनों भी ये। बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, एक मेन प्रोडक्ट होगा जैसे कि शुगर, और यहाँ पे सेकंड जो है मोलेसिस, जो कि मेरा बाय प्रोडक्ट रहेगा। तो जॉइंट प्रोडक्ट में दोनों प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा, या दोनों को मेजर नहीं है, दोनों भी साथ में होगा। लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ईजिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइवेट बिजनेस एंटिटी। It is often contrasted with the license and permit era where the business had to obtain government license permission to start and grow business. Liberalization is the one of the three pillars of new economic policy where government since 1990. There were two pillars of privatization and the other two pillars are privatization and globalization। हम लोगों ने LPG पढ़ा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ना जो बिजनेस में, वो कम करना। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना। और ग्लोबलाइजेशन मतलब दो कंट्रीज का जो बिजनेस हो रहा है ना, इंटरनेशनल बिजनेस आसान करना। सो दिस इज लिबरलाइजेशन। तो कभी अगर एग्जाम में आता है कि गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस राज कम कर दिया, परमिशंस के जो रूल्स है कम कर दिए, बिजनेस जो आसानी से बढ़ता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम लोगों ने मोदी जी को बहुत बार भाषण देते वक्त सुने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। लॉजिस्टिक, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का पढ़ा है। ये लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स का मूवमेंट करने के, जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक इंप्लाई द मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक मींस आउटपुट। इनबाउंड मतलब गुड्स अंदर आ रहे, आउटबाउंड मतलब गुड्स बाहर जा रहे। ठीक है। मर्जर, मर्जर का केस है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आप देख लो कि दो कंपनी
when two or more companies come together to increase strength and financial gains along with the breaking trade variance इन न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। तो ये मर्जर में क्या हो गया, वोडाफोन आइडिया आ गया। पहले वोडाफोन भी सर्वाइव नहीं कर रहा था, आइडिया भी नहीं कर रहा था, ये दोनों साथ में आके क्या बोल रहे हैं कि चलो अब बिजनेस करते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते, अपना कस्टमर बेस बढ़ाते, अपना फाइनेंशियल एम बढ़ाते, गोल बढ़ाते, पैसा बढ़ाते, सस्टेन करते। सो ये हो गया मर्जर। मिशन, मिशन हु वी आर व्हाट वी डू इज मिशन। तो आप कंपनी क्या है और क्या करती है, ये कंपनी का मिशन है। who we are and what we do, who we are and what we do, this is company's mission। मतलब कंपनी की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज एंड मेकअप, ये उनका मिशन है। आपका मिशन क्या है सर? who you are, I am CA Foundation student। what you do, I am doing CA Foundation studies। so what is your mission? Your mission is typically focused on current business scope। so what is your business scope? to crack CA Foundation। so who you are, I am CA Foundation student। what you do, I do studies। so आपका मिशन क्या है कि आपको CA Foundation पास करना। so स्कोप क्या है आपका? पास। अब मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। आपका प्रेजेंट बिजनेस स्कोप क्या है सर? CA फाउंडेशन पास करना है। पेस्टल, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था या चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो पेस्टल, तो P मतलब पॉलिटिकल, E मतलब इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर इन्वायरमेंटल। तो पेस्टल pattern of letter that helps to remembering various elements of macro environment। ये जो है ना मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर से। पेस्टल, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर इन्वायरमेंटल। Proprietary forms of business organization, these are forms of business organization where law does not distinguish between business as a separate entity। तो proprietary मतलब क्या हो गया? proprietary, तो owner equal to business and business equal to owner, that is proprietary form of business। तो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे वो ओनर के नाम पे रहेंगे। हमने कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस देखे थे, अब ये प्रोप्राइटरी। कॉर्पोरेट में ओनर इज नॉट इक्वल टू बिजनेस, बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ओनर। और वहां पे क्या होता था कि वो जो बिजनेस है, एसेट्स एंड लायबिलिटी बिजनेस के नाम पे होती थी, यहाँ पे ओनर के नाम पे होगी। फुल प्रोप्राइटरशिप and partnership may be cited as the best representative example of proprietary form of business। तो आपको MCQs जब आते हैं ना, तो which of the following is not a proprietary form of business? Partnership, HUF, फिर sole proprietorship और LLP दे देंगे। तो LLP is not a form of proprietary form of business। प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग विद द स्टेट ओनरशिप टू बिजनेस। तो क्या होगा? गवर्नमेंट ओन जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, PSU है, उसका प्राइवेट कंपनीज को देना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिटर्न एंड रिस्क, ठीक है, दीज आर द टू साइड्स ऑफ बिजनेस आउटकम्स। तो क्या होगा? आप कभी भी कोई भी बिजनेस करते हो तो आप डूब जाओगे या पैसा कमा लोगे। डूब जाओगे तो ये आपका रिस्क है, और पैसा कमा लोगे तो ये आपका इनकम है, रिटर्न है। Individual and business invest their resources in expectation of returns and reward that may be simply called as a profit। तो कोई भी आदमी बिजनेस में पैसा क्यों लगाता है यार? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसके साथ साथ क्या होता है? उसका रिस्क भी होता है। दिस एक्सपेक्टेशन मे नॉट बी ऑलवेज रियलाइज एट ऑल फुल्ली। तो कभी कभी वो जो सपने देखता है वो साकार नहीं होता। द नॉन पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड एज रिस्क। इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट सच रिस्क आर नॉन एग्जिस्टेंट और स्लो to a label this risk free investment। risk free investment भी होती है ना, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ऑल। इफ अ पर्सन डिपॉजिट हर सेविंग विद सेविंग बैंक अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा,
तो वो ऑलमोस्ट एश्योर्ड है कि वो पैसा मिलना है। बट आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, रिस्क है। बट मोस्ट ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट, मोर सो इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस इन ए रिस्क। हर एक बिजनेस में रिस्क है, हर चीज में रिस्क है। कहीं पे रिस्क मिनिमल है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे नॉर्मल है, कहीं पे मॉडरेट है, कहीं पे हाई है। ठीक है। तो रिस्क और रिवार्ड, कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो, वहां पे क्या होगा, जब भी आप कुछ एक्शन लोगे उसका रिस्क भी आपके साथ आएगा और रिवार्ड भी आएगा। आपको रिस्क मिनिमल रखना है, रिवार्ड मैक्सिमम रखना है, तभी आप अच्छे से में करो। Thus, those who undertake risk expect commensurate in returns as well. Those who undertake the risk expect commensurate returns as well. तो ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। दस, ये यहाँ पे बोला है हायर रिस्क हायर रिटर्न। आप स्टॉक मार्केट में लगाओ, हाई रिस्क लेते हो तो अच्छा रिटर्न भी आता है, बट चांसेस है कि आपका पैसा डूबने का भी है। वही आप बैंक में लगा दो, कम रिस्क है, फिक्स एफडी मिल रहा है 8%, तो दैट इज रिस्क एंड रिवार्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी बिजनेस का जो मेजर रहता है ना, बिजनेस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पैसा ही कमाओ या सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर पे कोई बिजनेस को जज नहीं कर सकते, नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर भी देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस साइमल्टेनियस अटेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा कमाओ, सोशल इक्विटी, सोसाइटी और इन्वायरमेंटल, ये ट्रिपल बॉटम देखे थे ना, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखो ट्रिपल बॉटम आगे बताए, इन अदर वर्ड। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम में क्या है, सोशल इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा है मेरा इन्वायरमेंटल, ई एस ई, ई एस। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, टर्म, नाम ही बोला है टर्म, तो इतने पीरियड तक जो इंश्योरेंस सिर्फ पीरियड के लिए रहता है उतना ही है। तो टर्म इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, उसके बाद आपको कुछ होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस सर्टेन टाइम पीरियड वेयर इट प्रोवाइड्स नो डिफरेंस to the insured, excluding losses during period, that becomes fully null on expiry, that becomes fully null। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है ना, रिस्क ही कवर होता है। ठीक है, रिस्क कवर होगा। तो टर्म इंश्योरेंस में आपने अगर 10 लाख का पॉलिसी निकाला और आपका वो रिस्क जो था वो हुआ नहीं, तो ये पैसे नील हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। वो पीरियड तक अगर आपको कुछ होता है, जैसे जनरल इंश्योरेंस रहता है ना, मेडिक्लेम, तो आपको क्या बोलते हैं, मेडिक्लेम आप इंश्योरेंस ले लो, तो 1 साल में अगर कोई भी हॉस्पिटल का खर्चा आएगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। बट अगर वो 1 साल के बाद आता है तो आपको आपका जो पैसा दिया हुआ वो रिफंड नहीं मिलता है, वो पैसा खत्म हो जाता है। जिस दिन आपने पैसा दे दिया उस दिन नील हो गया। समझ रहे हो ना, जिस दिन आपने वो पॉलिसी ले ली वो नील हो गया। अनटिल एंड अनलेस आपको रिस्क आता है, आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो ये आपका इंश्योरेंस मैच्योर्ड होता है, नहीं तो नहीं होगा। ट्रिपल बॉटम लाइन हम लोगों ने 3 बार देखा, प्रॉफिट पीपल प्लैनेट, प्रॉफिट पीपल प्लैनेट, प्रॉफिट पीपल प्लैनेट। प्लैनेट मतलब एनवायरमेंट, पीपल मतलब सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज एम्प्लॉइज एंड अदर डिपेंडेंट। प्रॉफिट मतलब पैसा, ठीक है, खुद का जो इनकम है वो। टर्न अराउंड, a turnaround is a financial recovery of a company that has been performing poorly for an extended time। तो टर्न अराउंड मतलब क्या होता है, ये है, ये आपकी कंपनी है ना, लॉस में जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, अब इसने यू टर्न ले लिया और प्रॉफिट में आ गई, ये हो गया टर्न अराउंड, ये हो गया टर्न अराउंड। ठीक है। विजन, विजन का क्या है, अ स्ट्रेटेजिक विजन इज रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। आपको आगे क्या करना है सर, आपका, आपको पूछूंगा स्टूडेंट्स को, आपका विजन क्या है सर, सीए बनना, बस दैट्स इट, दैट इज योर विजन। तो प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस जियोग्राफी, तो वो विजन क्या होता है, रोड मैप है, आप कैसे आपका सीए कोर्स जो है वो पास करोगे। स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, आगे क्या होगा,
providing specific about technology, customer focus, geographic and product market to be pursued, and capabilities its plan to develop, and the kind of the company that. A vision, a strategic vision is a roadmap of company's future providing specific about technology and customer focus, geographic and product markets to be pursued, and capability it plans to develop, and the kind of that management trying to. होल लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC. A whole life insurance is a contract between insurer and policy owner that the insurer will pay a sum of money on occurrence of an event mentioned in the policy to the insured. तो जैसे वो पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये इवेंट होने के बाद मुझे पैसा मिले, मे बी इट इज टाइम, डेथ, एक्सीडेंट, कुछ भी टर्म्स रहेंगे, जो भी टर्म्स रहेंगे वो हिसाब से मिलेंगे. It is a concept wherein insurance mitigates the loss caused to the insured on the basis of certain principles. तो होल लाइफ इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पे करते हो, वो पैसा पे करने के बाद आपको कवरेज मिलता है. जब पॉलिसी का जो पीरियड या जो इवेंट मेंशन किया हुआ है वो इवेंट आ जाता है, ऑकर हो जाता है, तो आपको आपका पैसा मिलता है, पॉलिसी का पैसा. So thank you everyone for actively listening these videos. If you want more such video, please comment in your comment box. Kindly like, share and subscribe.